channel. The topic is Sales of Goods Act 1930. So let's we discuss कि Sales of Goods Act में है क्या. ओके सो ये जो एक्ट है 1 जुलाई 1930 को जो एग्जिस्टेंस में आया था, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इसको बनाया था 1 जुलाई 1930. ओके तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फर्स्टली इसमें क्या है, Section 4 subsection 1 whereby seller transfer or agreed to transfer the property in goods to buyer for a price. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, जहाँ पर जो सेलर होता है वो एग्री होता है अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए बायर को फॉर द प्राइस, कुछ प्राइस पे करने के लिए. क्लियर. तो उसके बाद हमारे पास है इसमें सेल. सेल का मीनिंग क्या है, सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 द property in the goods is transferred from seller to buyer is called sale. तो सेल क्या होता है, जब प्रॉपर्टी जो होती है गुड्स की सेलर द्वारा बायर को ट्रांसफ़र की जाती है उसको हम कहते हैं सेल. और उसके बाद हमारे पास सेकंड टर्म आती है एग्रीमेंट टू सेल. एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 हमें बताता है कि एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन देयर आफ्टर टू बी फुलफिल्ड. सो बेसिकली एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, मीन्स कि हमने फ्यूचर टाइम फिक्स कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया कि फ्यूचर डेट को, स्पेसिफिक डेट को आपको इतने प्राइस पर जो हम ये गुड्स देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, उसको हम कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल. डन. तो उसमें सम कंडीशंस होते हैं जो फुलफिल की जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल. तो उसके बाद हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स. कितनी तरह की गुड्स होती हैं अपने हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में. फर्स्ट हमारे पास एग्जिस्टिंग गुड्स, सेकंड है फ्यूचर गुड्स एंड थर्ड है कॉन्टीजेंट गुड्स. एग्जिस्टिंग गुड्स कौन सी होगी, प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सेल का उस टाइम हमारे पास वो गुड्स प्रेजेंट है, एट द टाइम है कॉन्ट्रैक्ट के टाइम, उसको हम कहेंगे एग्जिस्टिंग गुड्स. फ्यूचर गुड्स कौन सी होगी, जो प्रेजेंट ना हो, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया सेल का तब वो गुड्स हमारे पास नहीं है, तो उसको हम कहते हैं फ्यूचर गुड्स. और लास्ट वन इज हमारे पास है कॉन्टीजेंट गुड्स. कौन सी होती हैं, विच आर प्रेजेंट फॉर अनसर्टन कंडीशन. जो अनसर्टन कंडीशन है, हमें नहीं पता कौन सी कंडीशन हैपनिंग हो जाए, तो उसके लिए जो गुड्स होती हैं उसको हम कहते हैं कॉन्टीजेंट गुड्स. जैसे कोई वॉर लग जाना, ओके, तो हमें नहीं पता हमें कौन सी गुड्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको हम कहते हैं कॉन्टीजेंट गुड्स. उसके बाद हमारे पास कंडीशंस है इसमें. सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 इज स्टेपुलेशन एसेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. इफ कंडीशन इज नॉट फुलफिल द बायर हैव राइट टू कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस. तो कहते हैं कि कुछ कंडीशन होती है हमारे सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, तो अगर तो हम उसकी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे तो जो बायर हुआ है उसका राइट होता है कि वो कैंसिल कर सकता है, अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिपीटेड कर सकता है और उसके खिलाफ जो है डैमेज को क्लेम कर सकता है. डन. सेकंड हमारे पास टर्म होती है वारंटी. तो वारंटी क्या होता है, सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 हमें ये बताता है कि कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. हियर बायर हैव राइट टू क्लेम डैमेज बट कैंसल कॉन्ट्रैक्ट इन केस ब्रीच ऑफ वारंटी गिवन बाय अ सेलर. डैमेजेस बट नॉट कैंसल. तो वारंटी क्या होता है, बेसिकली जब एक पर्सन जो होता है सेलर, जो बायर को गुड्स, सेलर है जो बायर को गुड्स सेल कर रहा है, तो वो सेलर अपने गुड्स के बदले में उसको गारंटी देता कि आपकी ये हमारी गुड्स है जो बहुत अच्छी हैं, मतलब कि उसकी इतनी ड्यूरेशन होगी, इतना समय तक चलेगी, और ये सब उसको गारंटी देता है. बट जो बायर है उसने कुछ पूछा नहीं था उसे, पर फिर भी सेलर ने उसने गारंटी दी. अगर वो सेलर के अकॉर्डिंग गुड्स ना हो, कुछ ख़राब निकले उसमें, तो जो बायर है वो उसका राइट बनता है कि वो डैमेजेस क्लेम करे, बट वो कैंसिल नहीं कर सकता उस कॉन्ट्रैक्ट को. डन. उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ कंडीशन के. जो कंडीशन से मैंने बताया उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं. कंडीशन मीन्स कि जब सेलर जो होता है वो बायर को गुड्स सेल कर रहा होता है, तो बायर उसमें कंडीशन रखता है कि ये कंडीशन होनी चाहिए मेरे कॉन्ट्रैक्ट में. डन. फर्स्ट हमारे पास है एक्सप्रेस कंडीशन. तो एक्सप्रेस कंडीशन कौन सी होगी, एंटर बाय साइन ऑफ एग्रीमेंट में बी ऑरल और रिटर्न. वो जब हम एग्रीमेंट करते हैं बायर एंड सेलर में आपस में, जब एग्रीमेंट होता है जहाँ तो वो रिटर्न फॉर्म में जहाँ ऑरल फॉर्म में कौन सी कंडीशन साइन की होगी उसको हम कहते हैं एक्सप्रेस कंडीशन. तो इट इज़ स्पेसिफाइड बाय लॉ. इफ़ कंडीशन नॉन फुलफिल, अगर तो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही हैं तो क्या होगा, बायर जो है उसका राइट बनता है कि वो डैमेजेस क्लेम कर और कॉन्ट्रैक्ट है जो एग्रीमेंट है उसको कैंसिल कर सकता है. सेकंड है एम्प्लॉयड कंडीशन. तो एम्प्लॉयड कंडीशन कौन सी होगी, कंडीशन एज टू टाइटल ऑफ गुड्स नॉट बी एक्वायर्ड बाय फ्रॉड. तो एम्प्लॉयड कंडीशन वो होती हैं जिसमें क्या है कि जो सेलर होता है ना,
वो गुड्स तभी सेल करेगा उसके पास टाइटल होगा, तो उसके पास गुड्स होंगी। तो जो टाइटल गुड्स का है उसके पास फ्रॉड काम से ना आया हो, मीन्स अच्छे वे में उसके पास हो, तभी वो सेल कर सकता है। अगर उसने पहले से किसी के साथ फ्रॉड किया है, उसको उससे गुड्स अक्वायर की हैं, तो आगे वो सेल नहीं कर सकता। क्लियर? तो उसका टाइटल जो होना चाहिए मस्ट बी लॉफुल। तो इफ़ टाइटल इज अक्वायर्ड बाय फ्रॉड, अगर तो टाइटल जो है फ्रॉड के द्वारा अक्वायर किया गया है सेलर के पास, तो बायर का राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, रेपुडिएट मीन्स कि कैंसिल कर सकता है, और जो डैमेजेस है वो क्लेम कर सकता है। सेकेंड कंडीशन कौन सी है? कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन क्या होगा? डिस्क्रिप्शन मीन्स कि जब हम कोई चीज़ लेते हैं, जब हम प्रोडक्ट पर बाय करते हैं, उसके हमारे पीछे उस पर पैकेजिंग पे उसका डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, डिस्क्राइब किया होता है कि इसमें अंदर क्या है, कैसी वैलिडिटी है, कौन से कंटेंट है, ऑल एक्सप्लेन। ओके, तो वेयर गुड्स आर परचेज ऑन द बेसिस ऑफ, अगर तो बायर ने डिस्क्रिप्शन देखकर डिस्क्रिप्शन के बेस पर गुड्स परचेज की हैं, उसे जो चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में उसको लिखा था, मिल गया। इफ़ डिस्क्रिप्शन और नॉट, अगर डिस्क्रिप्शन में जो लिखा है वो एक्चुअल में गुड्स में नहीं है, तो बायर जो है उसका राइट बनता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट मीन्स कैंसिल कर सकता है और अपने डैमेजेस तो है उसको क्लेम कर सकता है। थर्ड वन इज कंडीशन, कौन सी है? कंडीशन एज टू सैंपल। तो बायर एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट बाय चेकिंग सैंपल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सेलर। जब कोई बायर होता है वो ह्यूज में सामान परचेज करता है, तो वो क्या करता है? फर्स्टली वो एक सैंपल चेक करता है जो सेलर द्वारा दिया जाता है। तो अगर तो सेलर ने वो सैंपल जो उसको बहुत अच्छा दिया, बट जो बाकी के गुड्स हैं वो एज कम्पेयर टू सैंपल अच्छी नहीं है, तो बट गुड्स आर नॉट गुड एज लाइक अ सैंपल, तो जो बायर है उसका राइट बनता है कि वो कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, और वेदर अपना जो डैमेज है उसको क्लेम कर सकता है। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है इसी में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट इम्पोर्टर। तो इसमें हमारे पास सेक्शन 16 हमें क्या कहता है कि जो लैटिन वर्ड है ये, इसका मीन्स होता है लेट दी बायर बिवियर। तो हमने अभी सभी कंडीशंस पढ़ी कि क्या बताया कि राइट जो बायर है उसका राइट बनता है, वो कैंसिल कर सकता है, क्लेम कर सकता है। ओके, इट मीन्स कि हमने सभी जगह पर किसको जो है लायबल ठहराया? सेलर को। तो इसमें डॉक्ट्राइन में क्या कहते हैं कि इसमें कहते हैं कि जो बायर है वो लायबल होता है। बायर जब गुड्स परचेज करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अच्छे से चेक कर गुड्स परचेज करे। ओके, ए डॉक्ट्राइन दैट ऑफन प्लेस ऑन बायर द बर्डन टू रिस्पॉन्सिबल एग्जामिन प्रॉपर्टी बिफोर परचेज एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स कंडीशन। तो यही बताया गया है कि जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बायर की, वो गुड्स को परचेज करने से पहले उसको प्रॉपर अच्छे से एग्जामिन करे, इट मीन्स चेक करे। ओके, तो उसके बाद हमारे पास इसमें है कुछ एक्सेप्शंस हैं, इट मीन्स कि कहाँ कहाँ जो है वो सेलर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबल होता है, जहाँ पर बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। फर्स्ट है फिटनेस ऑफ प्रोडक्ट फॉर बायर्स पर्पस। बायर पर अगर तो बायर ने जिस पर्पस के लिए गुड्स परचेज की, अगर वो उसका पर्पस ही नहीं फुलफिल कर रही गुड्स, तो सेलर लायबल है, बिकॉज बायर ने तो पहले उसको बता दिया कि मुझे इस पर्पस के लिए गुड्स चाहिए सेलर को। अगर वो उसका जो फुलफिल नहीं कर रहा, उसका पर्पस क्या है, तो सेलर जो है वो लायबल होगा। सेकंड, गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। तो जो बायर है ऑब्वियसली बात है वो डिस्क्रिप्शन देखकर गुड्स लेगा। अगर डिस्क्रिप्शन जो है नॉट अकॉर्डिंग, गुड्स जो है नॉट अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन है, तो सेलर जो है वो लायबल होगा बायर की जगह पर। थर्ड इसमें है हमारे पास कंडीशन इम्प्लाइड बाय कस्टमर। इसमें क्या है? इफ़ कस्टम रिस्ट्रिक्ट टू सेल प्रोडक्ट गुड्स, इसमें सिंपली ये है, इसमें यहाँ पर हमारे कस्टम्स हैं। ओके, कस्टमर नहीं, कस्टम्स हैं। कस्टम मीन्स गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। ओके, तो अगर एक प्रोडक्ट है, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि ये प्रोडक्ट जो है मार्केट में नहीं बिकेगा, सेलर जो है इसको नहीं सेल कर सकता,
लेकिन फिर भी जो सेलर है उसने अपने पास वो प्रोडक्ट रखा हुआ है, बायर को तो नहीं पता, बायर इसके सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस प्रोडक्ट को सेल ना करे। अगर बायर ने डिमांड कर दी उस प्रोडक्ट की, सेलर ने उसको सेल कर दिया, तो उसके लिए कौन लायबल होगा? सेलर इंस्टेड ऑफ बायर। ओके, तो ये था इसमें। फोर्थ पॉइंट है कंडीशन एज टू होलसमनेस। तो होलसमनेस बेसिकली रिलेट होता है फूड प्रोडक्ट के साथ। इफ द सेलर सेल फूड प्रोडक्ट और आइटम नॉट एज पर कंडीशन, अगर जो है बायर है उसने अपना प्रोडक्ट की डिमांड की, मीन्स फूड प्रोडक्ट की डिमांड की, अगर वो जो है उसको बासी खाना प्रोवाइड कर देता है, बायर को क्या पता कि वो पुराना उसका फूड प्रोडक्ट है, फ्रेश नहीं है, तो इसके लिए कौन लायबल होगा? सेलर लायबल होगा। देन सेलर विल बी लायबल इंस्टेड ऑफ बायर। उसके बाद हमारे पास कुछ राइट्स हैं, राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। अनपेड सेलर फर्स्टली कौन होता है? वो सेलर, अ सेलर हु हैज़ नॉट रिसीव्ड फुल पेमेंट ऑफ देयर सेल। सेलर है जो उसने बायर को गुड्स जो है वो सेल करी, बट उसके बदले में उसने जो कंसिडरेशन के रूप में प्राइस जो फुल रिसीव नहीं किया बायर से, उसको हम कहेंगे अनपेड सेलर। डन। तो उसके कौन कौन से राइट हैं? फर्स्ट है राइट अगेंस्ट द गुड्स। टू राइट्स होते हैं, राइट अगेंस्ट द गुड्स एंड राइट अगेंस्ट द बायर। तो फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं राइट अगेंस्ट द गुड्स। तो उसमें हमारे पास टू टाइप्स हैं, वेयर द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर टू बायर और वेयर द ओनरशिप इज, अगर तो ओनरशिप जो है, ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफ़र नहीं हुई बायर को, अगर सेलर ने और जो ओनरशिप है गुड्स की अभी तक बायर को ट्रांसफ़र नहीं की, तो वो किसी को और को भी बेच सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। क्लियर। सेकंड केस क्या है? वेयर द ओनरशिप, जहाँ पर ओनरशिप भी ट्रांसफ़र कर दी गई है सेलर द्वारा बायर को, तो उस केसेस में कौन कौन से राइट्स हैं जो सेलर के हैं। क्लियर। फर्स्ट हमारे पास राइट है राइट टू लियन। लियन का क्या मीन्स होता है? राइट टू लियन का, सेलर कैन रिटेन द पोजेशन ऑफ गुड्स हिमसेल्फ अंटिल द बायर नॉट पेड फुल अमाउंट। तो यहाँ पर कहते हैं कि अगर मान लीजिए जो सेलर है उसने बायर को गुड्स सेल कर दी, देखिए तो इसमें है क्या, मान लीजिए सेलर है जो, ओके, उसने जो है गुड्स जो सेल कर दी, सेलर ने बायर को गुड्स सेल कर दी, डन, बट उसके पास पोजीशन है गुड्स की, उसने अभी गुड्स उसके पास है, बट जस्ट उसने उनसे जो कॉन्ट्रैक्ट किया सेल कर दी, ऑनरशिप दे दी, बट उसके पास जो है पोजीशन उसी के पास है, सेलर के पास, तो उसका राइट है कि वो उसकी पोजीशन को रख सके अपने तक, अगर जितने देर तक जो बायर है वो अमाउंट पे नहीं करता, फुल पेमेंट नहीं करता, उसको हम कहते हैं राइट ऑफ लियन। क्लियर कि वो पोजीशन अपने पास से रिटेन कर रख ले। सेकंड राइट कौन सा है? राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट। ट्रांसिट मीन्स कि रास्ते में अभी गुड्स जा रही हैं, ओके, तो अभी गुड्स जा रही हैं, वेयर गुड्स आर इन ट्रांसिट, तो सेलर को राइट बनता है कि वो रास्ते में गुड्स को रोक रख सकता है अगर जो बायर है उसको फुल पेमेंट नहीं करता सिंपली। तो थर्ड राइट कौन सा है? राइट टू रीसेल। ओके, तो इसमें क्या है, अगर उसके पास पोजेशन है, उसके पास गुड्स पई हुई है सेलर के पास, अभी तक उसने नहीं उसको दी, तो वो उसको क्या कर सकता है? रीसेल कर सकता है, किसी और को सेल कर सकता है। डन। सेकंड हमारे पास है, पहले था राइट अगेंस्ट गुड्स एंड सेकंड है जो अनपेड सेलर का क्या क्या राइट है? राइट अगेंस्ट बायर। बायर के अगेंस्ट क्या क्या राइट है? इसमें हमारे पास जो है थर्ड राइट है सूट फॉर प्राइस, suit for damage for non-acceptance of goods, suit for damage for repudiation of a contract before due date of delivery of goods। तो फर्स्ट इसमें क्या कहता है? suit for price, if a buyer did not pay the full amount, that seller have the right to file the case against buyer to recover the full amount। तो सिंपली बहुत अच्छे से यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर बायर जो है फुल अमाउंट पे नहीं करता गुड्स की, सेलर का राइट बनता है कि वो उसके अगेंस्ट जो है केस फाइल कर सकता है, उसकी अमाउंट है जो गुड्स की वो रिकवर करने के लिए। डन। ओके। सेकंड है सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स। सेलर कैन फाइल केस अगेंस्ट द बायर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स। अगर तो जो सेलर है उसने गुड्स सेल दे दी बायर को, मगर बायर उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा उस गुड्स को, तो सेलर का राइट बनता है कि उसके अगेंस्ट फाइल कर दे केस को। ओके।
अगर बायर जो है उसकी गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करता ड्यू डेट पर। थर्ड इसमें क्या केस है, सूट फॉर डैमेजेस फॉर रेपुटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो इसमें क्या है कि वो बायर कैंसल कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि 15 जैन को सेलर जो है बायर को गुड्स दे देगा, डन, ओके। 15 जैन आने वाली है, उसने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उन्होंने मान लीजिए किया था दिसंबर में किया था, ओके। तो 10 जनवरी को जो बायर है वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल कर देता है। इट मीन्स कि डिलीवरी 5 दिन रह गए थे डिलीवरी होने में, उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लिया कि मुझे गुड्स नहीं चाहिए। अब क्या होगा, दिसंबर को उसने उसको ऑर्डर दिया था, सेलर ने तो अपना जो प्रोडक्शन की होगी उसके तो बहुत सारे एक्सपेंसेस आए होंगे गुड्स बनाने में, ओके। तो क्या कहते हैं कि इस केस में जो बायर है, अगर बायर कैंसिल करता है कॉन्ट्रैक्ट को बिफोर द ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी, तो सेलर कैन फाइल केस एंड क्लेम डैमेजेस। तो सेलर जो है वो क्लेम डैमेजेस कर सकता है और उसके अगेंस्ट जो है केस फाइल कर सकता है, किसके अगेंस्ट, बायर के अगेंस्ट। तो ये था ऑल ओवर अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एज अ पॉइंट ऑफ व्यू कॉमर्स स्टडी, okay। So thank you so much, keep on watching, keep on learning.